हेलो बच्चों, चलिए हमारा आज बीएससी फिजिक्स का जो एक नया यूनिट होगा वो स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। तो आई होप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज एक नया यूनिट शुरू होने वाला है जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। जी हाँ, आप एक नया यूनिट देखेंगे वेक्टर कैलकुलस। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वेक्टर कैलकुलस के हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। एक नया यूनिट शुरू होगा वेक्टर कैलकुलस और ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। जी हाँ, ये फर्स्ट लेक्चर है वेक्टर कैलकुलस का और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या क्या हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के हमें क्या क्या पढ़ना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है वेक्टर एंड स्केलर फील्ड क्या होता है वो हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर भी हमें दो चीज़ पढ़नी होती है। क्या होता है तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव और नॉर्मल डेरिवेटिव। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे स्केलर और वेक्टर दोनों हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड एंड देयर फिजिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, यानी कि ये चैप्टर हम लोग बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा वेक्टर कैलकुलस के अंदर जो भी आता है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि क्या होता है वेक्टर एंड स्केलर फील्ड क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेक्टर एंड स्केलर फील्ड क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर और स्केलर फील्ड। इससे पहले ये जानेंगे कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं और वेक्टर के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर क्या होता है और फ्री वेक्टर क्या होता है और बाउंड वेक्टर क्या होता है। जब हम लोग ये सब जानेंगे तो हमें जानने में आसानी होगा कि क्या होता है वेक्टर फील्ड और क्या होता है स्केलर फील्ड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोग ये जानेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। फिर हम लोग ये जानेंगे कि यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, फ्री वेक्टर और बाउंड वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी का आप लोग डेफिनेशन देंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ये हम लोग जानने वाले हैं। स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे हम लोग ये डेफिनेशन पहले जानेंगे, उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी का जानेंगे, फिर हम लोग इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब होता है वैसी राशि जिसके पास केवल परिमाप हो, दिशा नहीं हो। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अदिश राशि। इसे हिंदी में अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशियाँ। हम लोग ये जानेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज, यानी कि हम लोग एक से ज़्यादा क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग अदिश राशियाँ यहाँ पे डेफिनेशन देंगे और इसको हम लोग देखेंगे कि क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कहने का ये मतलब होता है कि जिसके पास केवल परिमाप हो, मैग्नीट्यूड हो। क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। तो इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास दिशा नहीं होगा। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब होता है परिमाण, तो इसके पास केवल परिमाण होगा। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा राशि है जिसके पास मैग्नीट्यूड है केवल और डायरेक्शन नहीं है। तो एक क्वांटिटी होता है स्केलर क्वांटिटी और एक क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब होता है कि वैसी राशि जिसके पास केवल परिमाण हो। क्या हो, परिमाण हो। तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि फोर्स, यहाँ पे मास हम लोग लेंगे, मास यानी कि द्रव्यमान। जैसे कि हम लोग द्रव्यमान को, अगर हम दुकान गए हैं और हमें चाहिए कुछ, जैसे कि हमें चीनी चाहिए तो हम क्या कहते हैं कि हमें चीनी दे दीजिए। तो हम लोग उसको द्रव्यमान बोलते हैं कि 1 kg चीनी दे दीजिए। तो हम लोग ये उसमें नहीं बोलते हैं कि हमें 1 kg चीनी उत्तर मुख करके दीजिए या फिर दक्षिण तरफ अपना मुंह करके दीजिए। तो हम लोग इसमें दिशा की बात नहीं करते हैं, इसमें दिशा की बात नहीं करते हैं कि ऊपर की दिशा में हमें तोल के दीजिए या फिर नीचे की दिशा में तोल के दीजिए, यानी कि इसमें हम लोग डायरेक्शन का यूज नहीं करते हैं। तो ये मास क्या हो जाता है, तो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। तो हम लोग इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, केवल डायरेक्शन नहीं है। और स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड केवल है और
इसके पास डायरेक्शन नहीं है। वहीं पे वेक्टर क्वांटिटी की हम लोग बात करेंगे, अगर वेक्टर क्वांटिटीज की अगर हम बात करें, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि है। तो चलिए हम लोग ये जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो हम लोग इसका डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं कि दिस क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे वेक्टर की अगर बनाना चाहें कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं दिस क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज हम लोग उसे ही कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो इंग्लिश हिंदी दोनों हम लोग साथ में लेके चलते हैं ताकि किसी को भी दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये हमने देखा। अब वेक्टर क्वांटिटी हम लोग किसे कहेंगे, जिसके पास दिशा हो। जैसे कि ये मास है, इस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे। अगर इधर फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। इसमें अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये मास कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ इस दिशा में आगे बढ़ेगा, यानी कि इसका एक दिशा होगा, इसके पास एक दिशा होगा। तो दिशा किसके पास होगा, तो फोर्स का, क्योंकि हम लोग फोर्स जिस तरफ लगाएंगे, इस मास पे अगर हम लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये मास जो है आगे उधर ही बढ़ेगा जिधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम लोग इसको पीछे खींच रहे हैं तो ये मास पीछे की ओर आएगी। तो समझ में आया कि हम लोग फोर्स जब लगाएंगे तो उसकी एक दिशा होगी, या तो हम लोग उधर लगाएंगे या फिर उधर से खींच के लाएंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसी राशि जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं और इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने जैसे आपको अभी बताया कि क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि दिस क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। यानी कि वैसी राशियाँ, हिंदी में अगर बोलना चाहें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वैसी राशियाँ जिसके पास केवल परिमाप होती है। क्या होती है, परिमाण। हम लोग मैग्नीट्यूड को परिमाण बोलते हैं। तो यहाँ पे केवल परिमाण हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन अगर परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले समझा, दिस क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हमने अभी यहाँ पे आपको क्या बताया कि स्केलर क्वांटिटी में हम लोग मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं, तो वहाँ पे हमने फोर्स लिखा, फोर्स यानी कि बल। और हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, तो और किस चीज़ का नहीं होगा, जैसे कि हम लोग मास और टेम्परेचर का भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर, इसको हम लोग तापमान या फिर ताप भी बोलते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से कुछ कुछ एग्जाम्पल इसके लिए लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे इसको डिनोट कैसे किया जाता है। तो इसको डिनोट किया जाता है जैसे कि कोई भी वेक्टर है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए वेक्टर। जैसे कि ए कोई वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो लगा के हम लोग डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एरो लगा के। लेकिन इसको केवल ऐसे ही ए, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसको अगर हम लोग चाहें कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉड निकाल देते हैं, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकल जाता है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं केवल ए से। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि ए वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। इसको हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं कि ए वेक्टर है ये। और उसके बाद ये केवल मैग्नीट्यूड इसका दर्शाता है, ये केवल मैग्नीट्यूड दर्शाता है। तो और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या होगा इसका। इसमें अगर हम लें तो एनर्जी का भी हम नहीं लिखते हैं। एनर्जी यानी कि ऊर्जा, इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो कई एग्जांपल होते हैं, हम ज़्यादा इसमें एग्जांपल नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका देखते हैं कि वेक्टर का क्या होगा, फोर्स हो जाता है। फिर हम लोग गति करते हैं तो हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, त्वरण, एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें, तो इसमें कई एग्जांपल हो सकते हैं। हम लोग अभी आवेग 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 आप लोग समझे होंगे आवेग क्या होता है। उसके बाद संवेग इसमें लिख सकते हैं, यानी कि इम्पल्स, जिसको इम्पल्स बोलते हैं, इम्पल्स यानी कि आवेग, और हम लोग बोलते हैं संवेग। तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाता है, तो उसको हम लोग एग्जाम्पल उतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी और क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। तो अब चलिए हम लोग ये जानेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर यानी कि वेक्टर की ही अब हम लोग बात करेंगे। अब इस चीज़ की हम लोग बात नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमारा वेक्टर कैलकुलस है, तो हम लोग वेक्टर के बारे में ही अब आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अब जानेंगे कि वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब होता है कि इसका जो परिमाप होगा वो 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, यानी कि इसको हम लोग यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं ए कैफ, इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इसका डेफिनेशन, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है यूनिट वेक्टर। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो हमने अभी क्या समझा कि क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि अगर हम कहीं भी बोले मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हम लोग डायरेक्शन की भी बात करें तो ये क्या हो जाता है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उसे हम लोग अदिश बोल देते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो तो उसे हम लोग स्केलर बोल देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए हमने क्या सीखा अभी कि अगर मैग्नीट्यूड हो तो उसे हम लोग स्केलर बोलेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो वेक्टर बोलेंगे, उसे हम लोग वेक्टर बोलते हैं। यानी कि वेक्टर और स्केलर में यही डिफरेंस है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, फिर भी हम लोग उसको स्केलर क्वांटिटी के अंदर रखते हैं। तो ऐसा स्थिति कब आता है, जब कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी रखता हो और डायरेक्शन भी रखता हो लेकिन सदिश के नियम का पालन नहीं करता हो, तो उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी विद्युत धारा आप देख सकते हैं, विद्युत धारा एग्जाम्पल के लिए आप समझेंगे तो विद्युत धारा जिसे हम लोग I से डिनोट करते हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। तो क्यों इसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, क्योंकि ये सदिश के नियम का पालन नहीं करती है, सदिश के नियम का पालन नहीं करती है। तो हमने अभी क्या समझा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। और कभी कभी एक ऐसा भी स्थिति आता है जब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, तो सदिश के नियम का पालन नहीं करती है, तो इसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी को कह देते हैं। इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये क्या करता है, तो सदिश के नियम का पालन नहीं करती है। ये क्या करती है, सदिश के नियम का पालन नहीं करती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये अदिश राशि है। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, नोट इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे कि ये क्या है, अदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि ये सदिश के नियम का पालन नहीं करती है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब ये जानेंगे कि क्या होता है इक्वल वेक्टर और क्या होता है अपोजिट वेक्टर। हम लोग आगे ये जानेंगे कि इक्वल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर क्या होता है। तो चलिए अब समझेंगे कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर क्या होता है, इसे हम लोग समान सदिश कहते हैं, समान सदिश। और एक होता है अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर इसे हम लोग विपरीत सदिश कहते हैं। तो हम ये जानेंगे कि क्या होता है इक्वल वेक्टर और क्या होता है अपोजिट वेक्टर। जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि ये कोई एक वेक्टर है, ये कोई एक वेक्टर है और ये कोई एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, और एक कोई वेक्टर है बी वेक्टर है। ये क्या है, एक बी वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड समान है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मान लेते हैं ये दोनों वेक्टर है, ये क्या है, तो ये ए वेक्टर है और ये क्या है, ये बी वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड समान है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। यानी कि वैसी भौतिक राशि या फिर वैसी वेक्टर हम लोग ये बोल सकते हैं जिसका डायरेक्शन इक्वल नहीं हो लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल हो। यानी कि इसका क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है।
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसमें क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, दोनों सेम होता है। और इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने जो ये उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, इसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि ये कैसा क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। दोनों एक ही कंपनी का है, तो ये दोनों का वजन सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन आप देखेंगे इसका डायरेक्शन उधर है और इसका इधर है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम नहीं है। तो वो किस में आएगा, तो इस चीज़ में आ जाएगा, वो अपोजिट यानी कि विपरीत वेक्टर में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये कोई एक वेक्टर है बी वेक्टर, और दोनों का एक ही डायरेक्शन और एक ही मैग्नीट्यूड है। जैसे कि दोनों अगर एक ही तरफ होता तो हम लोग इसको क्या बोल देते कि ये इक्वल वेक्टर है, ये इक्वल वेक्टर है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। लेकिन जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो इक्वल हो, तो उसे हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जब अलग अलग हो तो उसे अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। ये तो हो गया कि क्या होता है इक्वल वेक्टर और क्या होता है अपोजिट वेक्टर। अब हम लोग ये समझेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इसे हिंदी में एकांक सदिश बोला जाता है, इसे कहते हैं एकांक सदिश। तो क्या होता है यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, वो हम लोग जानेंगे। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, यानी कि वे सदिश राशियाँ जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, यानी कि इक्वल टू 1। दिस क्वांटिटी विच हैव 1 मैग्नीट्यूड आर नोन एज यूनिट वेक्टर। या फिर वे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, तो एक होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है मैग्नीट्यूड, उसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है ए कैफ इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। ये इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है कि यूनिट वेक्टर इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे मॉड ए वेक्टर का मतलब होता है, मॉड ए वेक्टर का मतलब हो जाता है अंडर रूट ए एक्स आई कैफ ए वाई जे कैफ ए जेड के कैफ। इसका क्या मतलब हो जाता है हम लोग अब ये समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक 3 डायरेक्शनल है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि एक्स वाई और ये जेड होता है। यहाँ पे कोई है एक वेक्टर, मान लेते हैं कि ये कोई ए वेक्टर है, ये क्या है कोई ए वेक्टर है। तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ पे 0 पे है, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या होगा मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालने के लिए इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका ये होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि मॉड निकालने से क्या निकल जाता है, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक ए वेक्टर है 3 आई कैफ 4 जे कैफ प्लस 5 के कैफ। तो हम लोग इसको इस प्रकार से कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा। आई कैफ यानी कि ए आई कैफ का स्क्वायर होता है, स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे कि मॉड ए फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स के जगह पे क्या है तो 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा, तो हम ये नॉर्मली आपको अब बता रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग करते हैं। तो ये आपका पढ़ा हुआ है। जब हम लोग इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 9 यहाँ पे 16 यहाँ पे 15। जब इसको हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ पे 25 और 25 50 हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग निकालते हैं 5√2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 2 25 और 2 50।
25 दूनी 50 हो जाता है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा निकल गया इसका मैग्नीट्यूड। अब कई बार हमें क्या होती है कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है, इसका हम लोग यहाँ रख सकते हैं, इसका जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए निकालना तो हम क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए कैफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से भी ये फार्मूला कहीं कहीं यूज होता है, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है ये आपने समझा। चलिए तो हमने क्या समझा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और हम लोग जब इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे हम लोग इसका मॉड जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर और आई कैफ यहाँ पे नहीं होगा, आई कैफ जे कैफ, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड ले लिया। तो ये हमारा इधर का जो होता है आई कैफ होता है, इधर हमारा जे कैफ होता है और इधर हमारा के कैफ होता है। तो हम लोग ये डायरेक्शन हम लोग इसको डिनोट करते हैं कि ए कैफ एक्स को बोलते हैं ए एक्स लिखा हमने, यानी कि आई कैफ हमने यहाँ पे लिखा है। आई कैफ यहाँ पे एक्स को डिनोट करता है, आई कैफ किसको डिनोट करता है, तो एक्स को डिनोट करता है, जे कैफ वाई को डिनोट करता है और के कैफ जेड को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाता है, सिंपल सा ये एक सिंपल सा फार्मूला आप कह सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है। उसके बाद चलिए हम लोग क्या देख लिया हमने, यूनिट वेक्टर। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या होता है फ्री वेक्टर और क्या होता है बाउंड वेक्टर। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे, फ्री वेक्टर और बाउंड वेक्टर। तो चलिए अब हम लोग ये समझेंगे कि क्या होता है फ्री वेक्टर और क्या होता है बाउंड वेक्टर। यानी कि फ्री वेक्टर को हम लोग मुक्त सदिश कहते हैं और बाउंड वेक्टर को हम लोग आबद्ध सदिश कहते हैं। चलिए हम लोग ये जानेंगे कि क्या होता है मुक्त वेक्टर और क्या होता है बाउंड वेक्टर। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे कोई एक सदिश है, ये हमारा x और ये हमारा y, इसे हम लोग 0 बोलते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, इसे हम लोग p वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये क्या है, ये इस प्रकार का है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर है इधर हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई ग्राफ है, वो ऐसे आगे चल रहा है। यहाँ पे एक वेक्टर है जो कि आगे अपना बढ़ती जा रही है। तो हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं कि ये जो है इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं। ये अगर इधर जा रहा है एक वेक्टर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये इसका इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे अभी वेक्टर है यानी कि इसका ये फाइनल पॉइंट, ये क्या है इसका फाइनल पॉइंट है। ये आपको समझ में आया कि इससे हम लोग इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं, इसे हम लोग फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं। अब देखिए ये अगर है तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे अल्फा कुछ भी हो सकता है इसका, और यहाँ पे हम लोग थीटा ले लेते हैं, यहाँ पे थीटा है, इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा, इस सदिश का कुछ ना कुछ एंगल होगा। मान लेते हैं कि ये एक सदिश है। तो अभी आप फ्री वेक्टर और बाउंड वेक्टर को जानेंगे कि क्या होता है फ्री वेक्टर। अभी आप देखेंगे कि ये अगर है तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, तो 0 से हुआ होगा। यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर ये सदिश आगे बढ़ रही है, या क्या हो रहा है आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, इसको हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं या फिर यहाँ से भी बोल सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे भी आ सकता है, ये वेक्टर यहाँ पे भी हो सकता है या फिर यहाँ पे भी था। क्योंकि ये आगे बढ़ा है तो ये कभी ना कभी यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसका इनिशियल पॉइंट हम बता सकते हैं कि यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो हम लोग इनिशियल पॉइंट यहाँ से भी ले सकते हैं। इसका यहाँ से यहाँ तक आने में कितना क्या लगा, टाइम लगा, कुछ भी लगा, हम लोग यहाँ पे अगर निकालना चाहें तो इसको इनिशियल पॉइंट मान के हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना इसको लगा टाइम। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यानी कि इनिशियल पॉइंट को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ये बात समझ में आया कि इनिशियल पॉइंट को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। यानी कि फ्री वेक्टर हम लोग उसे ही कहेंगे जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फ्री हो। तो इनिशियल पॉइंट क्या हो, इसका फ्री हो। तो जिसका इनिशियल पॉइंट फ्री होता है उसे हम लोग मुक्त यानी कि फ्री वेक्टर कहते हैं, मुक्त सदिश कहते हैं। और इसका हम लोग अगर यहाँ पे इनिशियल पॉइंट फ्री है, यानी इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियल पॉइंट को आगे पीछे कर सकते हैं। तो आगे पीछे क्या हम लोग इधर कर सकते हैं, नहीं, इधर और इधर कभी नहीं कर सकते। हम लोग उसी दिशा में हम लोग इसको आगे पीछे कर सकते हैं जिस दिशा में वो वेक्टर है।
यानी कि ये वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग सिर्फ इसी दिशा में आगे या फिर पीछे कर सकते हैं, यानी कि आगे पीछे हम इसी दिशा में केवल कर सकते हैं। तो उसे हम लोग इनिशियल पॉइंट फ्री है तो हम लोग इसे फ्री वेक्टर कहेंगे। लेकिन यहीं पे इनिशियल पॉइंट अगर फ्री नहीं होता, इनिशियल पॉइंट क्या होता, फिक्स होता, फिक्स्ड, तो वे भौतिक राशियाँ जिसकी क्या होती है, इनिशियल पॉइंट फ्री होती है, उसे हम लोग फ्री वेक्टर कहते हैं। और वे भौतिक राशियाँ जिसकी क्या होती है, तो हम लोग वे सदिश राशि बोल सकते हैं। वे सदिश राशियाँ जिसकी क्या होती है कि इनिशियल पॉइंट फ्री होती है, और वे सदिश राशियाँ जिसकी इनिशियल पॉइंट फिक्स होती है, उसे हम लोग बाउंड वेक्टर कहते हैं, बाउंड वेक्टर कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम ये एक बार देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, फिर हमने ये देखा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और वे भौतिक राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये हमने समझा। उसके बाद हमने क्या समझा कि क्या होता है वेक्टर को हमने आगे बढ़ाया, और वेक्टर में हमने ये देखा अभी क्या देखा कि फ्री वेक्टर और बाउंड वेक्टर क्या होता है। फिर हमने ये देखा कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, और हमने क्या देखा था, तो ये देख लिया कि क्या होता है अपोजिट वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो आई होप आपको हमने जो कुछ भी अभी समझाया वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि क्या होता है वेक्टर एंड स्केलर फील्ड। क्या देखेंगे हम लोग, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। तो हमारा स्केलर और वेक्टर फील्ड होगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्केलर और वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या होता है वेक्टर एंड स्केलर फील्ड।